भगवान, ये बादलों का झुंड आज मेरे ही अंगने में मंडरा रहा है। ऊपर से ओस की फुहार से आंगन भीग गया। ना जाने सूरज देवता कब उगेंगे। बुजुर्ग काशी बादलों के अपने आंगन में उतरने से बड़बड़ा रही होती है। तभी कंधे पर कुदाल उठाकर कपकपाते जाते हुए किसान मदन कहता है, काशी काकी, आज सूरज चाचा के निकलने का बाट मत जो, उनको भी जाड़ा लग रहा है। आज सूरज देवता बादलों से नहीं निकलने वाले हैं। अरे शुभ शुभ बोल मदन, अगर धूप नहीं खिलेगी तो ठंड में रूह सी हट जाएगी। एक तो बादलों की बर्फीली ठंडी हवा सही नहीं जा रही है। तड़के सवेरे का समय है। ठंडी बर्फीली हवाओं के साथ साथ आसमान में घने बादल तैर रहे हैं। सफेद धुंध से ढके बादलों के गांव में गरीबी की परछाइयां साफ झलकती हैं। घरों की छतों पर बर्फ की हल्की चादर बिछी हुई है। जादुई बादलों की गांव में हलचल है। किसान खेती बाड़ी में लगे हैं, औरतें घरेलू कामों में, बच्चे बादलों पर बैठकर खेल रहे हैं। मुझे पकड़ के दिखा चंदू, अभी पकड़ कर दिखाता हूँ तुझको। चल मेरे बादल और ऊंचा हो जा। तभी एकदम से बादल का संतुलन बिगड़ जाता है तो सरला डर जाती है। राजू, चंदू, चलो दोनों नीचे आओ, बहुत खेल लिया। तुमको मालूम हो ना हो, हमारा जादुई बादलों का गांव कितना ऊंचाई पर बसा हुआ है। गिर जाओगे तो हजारों फीट नीचे रामू काका, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? आज फसल की कटनी करनी है बलराम। सीता मैया की दया से भोजपुरी गरीब किसान के खेत में खूब अच्छी फसल हुई है। इस बार हम गरीब किसान अपने परिवारों के साथ फसल का पर्व धूमधाम से मनाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। हाँ रामू काका, इस बार हमें किसी को लगान देने की नौबत भी नहीं है। इस जादुई बादल गांव की जमीन इतनी उपजाऊ है कि इस बार फसल की बारिश हुई है। इस बरस हम में से कोई भी आधा पेट नहीं खाएगा। मदन ये बोलते हुए भावुक हो जाता है। मगर आखिरकार जादुई बादलों में बसे खुशहाल गांव वाले जमीन छोड़कर बादलों में क्यों बस गए और यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या है इस खुशहाल गांव के पीछे का कड़ा संघर्ष? गांव में इन दिनों भीषण जाड़े का मौसम है। ठंड के कोहराम में गांव वाले रात में आग जलाकर ताप रहे हैं। अरे ये जाड़े का मौसम, अरे हर साल हम गरीब गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा देता है। कच्चे बढ़ी में नींद भी नहीं पड़ती, सारी रात ठिठुरते हुए काटनी पड़ती है। ठीक कहा रामू काका, ये सर्दी का मौसम बड़ा सितम ढाता है। फसलें भी खेतों में पककर कटनी करने के लिए तैयार है, मगर ठंड के मौसम का कहर देखकर कटनी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। मगर धरती मैया की दया से इस बार हम गरीब किसानों ने अपनी जमीनों में जो भी बोया है, गेहूं, ज्वार, मक्का, सरसों, सबकी फसल बढ़ चढ़ कर हुई है। बलराम की बात पर उसका बेटा राजू उम्मीद लगाकर कहता है, पिताजी, फिर तो इस बार हम फसल का पर्व मनाएंगे ना? हमारे घर में मालपुआ पूरी पकवान बनेंगे ना? हाँ हाँ राजू, जरूर बनेगा। इस बार हमारे गांव में फसल का पर्व मनेगा। बलराम राजू का मासूम दिल रखने के लिए झूठ तो बोल देता है। तभी आंखों में आंसू लिए रामू काका कहते हैं, बलराम काहे के लिए बच्चों को झूठी उम्मीद दे रहा है? तुझको तो पता है हम गांव के किसानों का भाग्य फूटा हुआ है। खून पसीना बहाकर बंजर मिट्टी में सोना हम उपजाते हैं, लेकिन फल वो लालची कपटी जमींदार खाता है। ऊपर से अपनी जमीन में हमें लगान भी देना पड़ता है और हम इतने लाचार हैं कि आवाज भी नहीं उठा सकते। अरे इसी प्रकार सारे किसान अपना दुखड़ा बांटकर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। 2 दिन बाद ठंड में ठिठुरते हुए सब अपने अपने खेतों की फसल की कटनी करके अनाज घर ले आते हैं। अगले दिन मुखिया अपने आदमियों के साथ आकर किसानों पर धौंस जमाने लगता है। अरे ओ मदन, बलराम, रामू, हरिया, कमलेश, कहाँ हो सारे के सारे? अरे किसानों, चलो अपनी अपनी फसल लेकर आओ जल्दी जल्दी। आ गया लालची कपटी हमारा खून पीने हैं। सब अपनी अपनी फसल लेकर आते हैं। जयराम जी की मुखिया जी, मेरे खेत की 2 बोरी गेहूं लाया हूँ। मालिक, मैंने सरसों उगाया था, वही लाया हूँ। शाबाश, चल रामू तू खड़ा होकर मुँह क्या देख रहा है? फसल लेके आ। बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपनी मेहनत से अनाज उगाया है, मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। बहुत कर ली तुम्हारी गुलामी, लगान भरते भरते जीवन गुजर गया और अब तो बख्श दो हमको। बूढ़े रामू के मना करते ही मुखिया भड़कते हुए गुस्से में लाल पीला हो जाता है। साले बूढ़े, मुझसे बगावत करेगा? अरे ओ भीमा, जा निकाल इसकी हेकड़ी, इतने कोड़े बरसा की जान निकल जाए। जो हुकुम। भीमा निर्दोष रामू को निर्दय की तरह कोड़े मार मार कर उसकी खाल निकाल लेता है। बूढ़ी काशी उसकी मिन्नतें करने लगती है। अरे कुछ तो बोलो तुम लोग, आज ये मुखिया मेरे पति का खून बहा रहा है, कल को तुम लोगों के साथ भी यही होगा। मुखिया हाथ पड़ेगी तुझको, तू पापों का फल भोगेगा। देखना गरीब का रुआ नोच कर सुखी नहीं रहेगा। रामू की हालत देखकर पूरा गांव बगावत पर उतर आता है।
अब हम अपने अनाज का एक कतरा भी तुम्हें नहीं देने वाले। अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बस। गाँव में आकर मुखिया सब ठंड के कहर बरसते मौसम में गाँव से निकाल कर बाहर कर देता है। बच्चे, बूढ़े, गर्भवती औरतें सब ठंड में चलते जाते हैं। चंपा, जो कि 8-9 महीने की पेट से थी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। मदन जी, अब मुझे और चला नहीं जाता, ठंड लग रही है। हे भगवान, और कितने कहर तोड़ेगा तू हम पर? क्या तेरी लाठी में न्याय के लिए आवाज नहीं है? पूरे गांव वालों की हालत ठंड में बदतर हो जाती है। तभी आसमान के झरोखे झूल जाते हैं। देखते देखते कई सारे बादलों का झुंड खंबे के रूप में उन पर आ जाता है। सबको गर्माहट महसूस होती है। अम्मा देखो, बादल तो जमीन पर आ गया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये कैसा चमत्कार है? बादल जमीन पर कैसे आ सकता है? तभी देखते ही देखते बादलों की सीढ़ियां बन जाती हैं और भविष्यवाणी होती है। भयभीत मत हो, मैंने तुम्हारे पुरखों के साथ वचन लिया था, जब इस गांव पर दुख विपदा पड़ेगी तो मैं जादुई बादल ढाल बनकर रखवाली करूंगा। चलो, जादुई बादलों के गांव में चलो। एक एक करके गांव वाले बादलों की सीढ़ी से अनोखे जादुई बादल के गांव में आ जाते हैं, जहां बादलों के सुंदर घर थे, उपजाऊ जमीन थी, पंछियों की चहचहाहट, शुद्धता थी। बादलों पर बसा ये जादुई गांव तो किसी खुली आंखों से देखे गए किसी सपने की तरह है ना। और जमीन की तरह यहाँ भी खेत खलियान सब है काकी। अब हमको उस मुखिया के जुल्म तले दबकर नहीं रहना पड़ेगा। हम उस बंधुआई से निकल आए। फूलो फलो और इस जादुई बादलों के गांव में बस जाओ। पूरा का पूरा गांव जादुई बादल गांव में खुशहाली से रहना लगता है। किसान लोग जमीनों में फसल उगाते हैं। पंछियों की चहचहाहट से बादलों की प्रकृति को मनोहर बना रही थी। सुबह की बेला में जादुई गांव में चमकता सूरज किसी खरे सोने के जैसे रोशनी फैलाता था। इसी प्रकार सारा दिन गुजरता था। अरे मदन, देख मेरे खेत की गेहूं की बाली कितनी बढ़िया दानेदार हुई है। इस बार तो अनाज के व्यापारी अच्छा दाम देंगे। काका, मेरे भी खेत के सरसों खूब फले हैं। इस साल तो खुशहाली का है। अब गुजर गए वो गरीबी के दिन। कल तो हमारे गांव में अलबेली दावत होगी, दावत। हाँ काका, कल हम जश्न मनाएंगे और खाएंगे पिएंगे, विश्राम करेंगे। अंत में पूरा गांव फसल के पर्व की तैयारी में जुटा होता है। महिलाएं अपने अपने घरों में चूल्हे पर ढेरों पकवान बनाती हैं। बच्चे नए नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बादलों का ऐसा बवंडर और तेज आंधी तूफान उठता है जिससे मुखिया का घर तिनकों की तरह उजड़ जाता है। हे भगवान, मैं तो लौट गया, बर्बाद हो गया, मेरा घर टूट गया। अब तो देखते देखते बर्फ के ओले गिरने लगते हैं। मुखिया की हालत ठंड में ठिठुर कर भीगी बिल्ली की तरह बन जाती है। अरे हे भगवान, ये जानलेवा ठंड तो जान निकाल लेगी। अरे कहाँ जाऊँ? जादुई बादलों का गांव वही एक ठिकाना है। मुखिया जैसे ही जादुई बादलों के गांव की सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर नहीं पहुंच पाता। हे भगवान, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा हूँ? अरे कोई मदद करो, मैं लालच छोड़ दूंगा, मेरे प्राण की रखवाली करो। जैसे ही मुखिया लालच को मन से मिटाता है, वो बादलों के गांव में आ जाता है, जहां गरीब उसके हाल पर तरस खाते हैं और उसे खाना भी देते हैं। अंत में सब लोग मिल बांट कर खाते पीते हैं। अपने मददगार स्वभाव के कारण जादुई बादलों की गोद में बसा गरीब गांव पूरी तरह समृद्ध खुशहाल गांव बन गया था।